मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ाम के बाद पुनः पठन का कार्य शुरू करेंगे। तो उसमें आपका हिंदी फर्स्ट का पाठ दक्षिण गंगा गोदावरी है, जिसे आज हम पढ़ेंगे। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, अर्थात यात्रा का वर्णन है, जिसे कि लेखक श्री काका कालेलकर जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबसे पहले इसका जो परिचय है पाठ का, उसके माध्यम से जो लेखक हैं वो आपको बता रहे हैं। और वो नदी को क्या कहते हैं, सबसे पहले ये बताया गया कि श्री काका कालेलकर नदी को लोक माता कहते हैं। हर नदी के लिए ही इनका यही शब्द रहा है। और कहना नहीं होगा कि नदी किस प्रकार हमारे भरण पोषण में सहायता करती है, अर्थात नदियाँ ही हमारे भरण पोषण का माध्यम है। क्योंकि यदि नदियाँ नहीं होंगी तो खेती नहीं होगी, और खेती नहीं होगी तो अनाज नहीं होगा। इसलिए उनका यह नाम दिया हुआ सचमुच ही चरितार्थ है, अर्थात सही है। उन्होंने भारत की ऐसी अनेक लोक माताओं के दर्शन किए और उनके अनूठे चित्र रोचक शैली में अंकित किए, अर्थात ऐसी अनेक नदियों के दर्शन करने के बाद उनको अपने शब्दों में भी इन्होंने लिखा है, लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और उन्हीं अनुभवों में से एक चित्र यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत है। उत्तर में जो गंगा नदी का महत्व है, वही महत्व दक्षिण में गोदावरी नदी का भी माना जाता है। इसलिए लेखक ने गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा है। यह दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है और महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। अब लेखक आगे अपना वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि वो कैसे गोदावरी नदी को देखने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बता रहे हैं कि वो मद्रास से राजमहेंद्री जाते हुए बेजवाड़े से आगे सूर्य उदय हुआ। राजमहेंद्री एक स्थान का नाम है। मद्रास से राजमहेंद्री जाते हैं तभी गोदावरी नदी के दर्शन होते हैं। और जब लेखक वहाँ घूमने जाते हैं तो बरसात के दिन थे, इसलिए वहाँ का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा था और हरियाली चारों तरफ फैली हुई थी। पूर्व की तरफ एक नहर रेल की सड़क के किनारे किनारे बह रही थी। यहाँ पर नहर और नदियों का वर्णन भी विभिन्न रूपों में लेखक हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नहर को रेल की सड़क बताते हुए कह रहे हैं कि उसका किनारा ऊंचा होने के कारण हमें पानी कभी कभी ही दिख पड़ता था, अर्थात ऊंचाई क्योंकि चलते समय देख रहे हैं इसलिए पानी सही प्रकार से नज़र नहीं आ रहा था। उसका अनुमान कैसे लगाते हैं, सिर्फ तितली की तरह है अपने अपने पाल फैलाकर कतार में खड़ी हुई नौकाओं पर ही हमें नहर का अनुमान करना पड़ता था। अर्थात जहाँ जहाँ नौकाएं खड़ी हैं वहाँ पर पानी है, यह अंदाजा ही इनको लगाना पड़ रहा था। बीच बीच में छोटे छोटे तालाब भी इनको मिल रहे थे और इनमें रंग बिरंगे बादलों वाला आसमान नहाने के लिए उतरता हुआ दिखाई पड़ता है। तो उस पानी में आसमान की जो तस्वीर नज़र आती है उससे ऐसा महसूस होता था जैसे बादल नहाने के लिए आया है। तो इस प्रकार यहाँ पर मानवीकरण का भी प्रयोग लेखक करते हुए बता रहे हैं क्या बादल नहाने के लिए आते हैं, ऐसा संभव है नहीं है। और जब ऐसा लगता था तो कह रहे हैं इससे पानी की गहराई और भी अथाह अर्थात गहरी लगने लग जाती है। तो उस दृश्य को देखना भी एक प्रकार से रोमांच भरने वाला ही हो जाता है। अब उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि कहीं कहीं चंचल कमलों के बीच खामोश खड़े हुए बगलों को देखकर, जो नदियां हैं उनमें कहीं कमल भी खिले हुए हैं और उन कमलों के बीच में बगुले जो है सुबह सुबह अपना भोजन ढूंढने के लिए आ गए हैं। और उस दृश्य को देखकर कवि कहता है कि सवेरे की ठंडी ठंडी हवा का अभिनंदन करने को मन मचल पड़ता है। जो दृश्य है कि कमल जो हैं चंचल दिखाई दे रहे हैं, उसमें खामोश बगुले खड़े हैं और ठंडी ठंडी हवा बह रही है। तो उस प्रातःकाल के दृश्य को देखकर मन करता है उसका स्वागत किया जाए, उसका अभिनंदन किया जाए। इस तरह है कविता प्रवाह में बहकर जाते हुए कोवूर स्टेशन आ जाता है। अगला स्टेशन आ गया और लेखक के मन में उमंग भरी हुई है, उत्सुकता है कि अब वो गोदावरी मैया के दर्शन भी कर लेंगे या होने वाले हैं, ऐसी उनके मन में उत्सुकता है। तो आज हमने इस पाठ में
दक्षिण की गंगा गोदावरी के बारे में इतना जान लिया। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।